दुनिया की तारीख में बहुत सी शख्सियात ने शोहरत पाई। उनमें से कुछ ने अच्छी शोहरत और कुछ ने बुरी शोहरत पाई। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ऐसे ही एक मुतनाज़ा किरदार की मालिक, शोहराए आफाक मिस्री फ़िरौना क्लियोपेट्रा की ज़िंदगी के चौंका देने वाले पहलुओं की तफसीलात। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे हक़ाइक़ जो आज तक आपने नहीं जाने होंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्लियोपेट्रा वाकई ही एक बदकिरदार खातून थी, उसने अपने भाइयों के साथ शादी क्यों की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, क्लियोपेट्रा कौन थी, ये हकीकत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्लियोपेट्रा का ताल्लुक यूनान के बतलीमूस ख़ानदान से था, जो बाद में मिस्र में आकर आबाद हुआ। मिस्री तारीख़ दुनिया की कदीम तरीन तारीख़ है। तारीख़ में मजमूई तौर पर 16 मशहूर ख़वातीन क्लियोपेट्रा के नाम से मशहूर हुईं, मगर जिस क्लियोपेट्रा को दुनिया जानती है वो क्लियोपेट्रा हफ्तम है। सन 69 कबल मसीह में मिस्र के हुक्मरान बतलीमूस 12 के यहाँ जन्म लेने वाली क्लियोपेट्रा के 2 भाई और एक बहन थी। क्लियोपेट्रा हुस्न की देवी के नाम से मशहूर हुई। उसकी ज़िंदगी पर बहुत सी फिल्में और ड्रामे बने और लातादाद किताबें लिखी गईं। आज भी दुनिया भर में उसकी हज़ारों तस्वीर और पोर्ट्रेट तैयार और फ़रोख्त होते हैं। मौरखीन के नज़दीक क्लियोपेट्रा के हुस्न की कोई और मिसाल न थी। वो अपने हुस्न को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना जानती थी और उसने ऐसा करके दुनिया को दिखाया भी। बाज़ मौरखीन उसे हुस्न, बेहयाई और बदकिरदारी के हवाले से बयान करते हैं, जबकि बाज़ मौरखीन के नज़दीक वो एक बहादुर, शातिर और सियासी और अस्की अमूर की माहिर खातून थी। इसका हुस्न उसकी सानवी खूबी थी। आज हम उसकी शख्सियत के तमाम अच्छे और बुरे पहलुओं का जायज़ा लेंगे। क्लियोपेट्रा फ़िरौनों के सिलसिला की आखिरी मगर पहली खातून फ़िरौना थी। क्लियोपेट्रा ने पहली दफ़ा तारीख़ में मेकअप इस्तेमाल किया। वो हाथ के नाखून और होंठ भी सुर्ख करती थी। वो खूबसूरत हेयर स्टाइल, दीदा ज़ेब कपड़े और ज़ेवरात इस्तेमाल करती थी। सन 51 कबल मसीह में उसके बाप की वफ़ात के बाद उसके भाई बतलीमूस 13 ने तख्त हुकूमत संभाला। फ़िरौनी रिवायात में किसी औरत को हुक्मरानी का हक हासिल नहीं था। इख्तियारात का हक सिर्फ फ़िरौन की मलका को हासिल था। इसलिए किसी फ़िरौन की बहन को इक़्तिदार में शरीक करने के लिए उसे फ़िरौन यानी अपने भाई से शादी करना पड़ती थी। इसलिए बतलीमूस ने अपनी बहन क्लियोपेट्रा से 13 साल की उम्र में शादी कर ली। क्लियोपेट्रा हर सूरत में मिस्र का तख्त हासिल करना चाहती थी। सन 47 कबल मसीह में क्लियोपेट्रा के बड़े भाई की वफ़ात के बाद उसके छोटे भाई बतलीमूस 14 ने तख्त हुकूमत संभाला तो उस वक़्त उम्र 13 साल थी। उसके छोटे भाई ने भी फ़िरौनी रिवायात के मुताबिक अपनी बहन से शादी कर ली। उस वक़्त क्लियोपेट्रा की उम्र 18 बरस थी। ऐसे में एक नाबालग बच्चे के साथ शादी ने उसे बेराह रवी की डगर पर डाल दिया। दूसरी तरफ क्लियोपेट्रा मिस्र के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहती थी, लिहाजा कुछ अरसा बाद दोनों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात और इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई। इसी रस्साकशी के नतीजा में बतलीमूस ने अपने उमरा के साथ मिलकर अपनी बहन को मुल्क बदर करके शाम में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। इन दिनों रोम में शहनशाह पोम्पी और उसके हरीफ जूलियस सीज़र के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई। पोम्पी शिकस्त के बाद पनाह के लिए मिस्र आया तो जूलियस सीज़र भी उसके ताक़ुब में मिस्र पहुंचा। क्लियोपेट्रा ने शाम में फ़ौज जमा करना शुरू की और मिस्र पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी और वह मिस्र पर हमला करके मिस्र में दाखिल हो गई और सन 44 कबल मसीह में भाई के इंतकाल के बाद मिस्र का इक़्तिदार हासिल कर लिया और फिर क्लियोपेट्रा मिस्र की पहली फ़िरौना मलका बन गई और फ़िरौनी रिवायात के मुताबिक अपने आप को देवी कहलाने लगी। अब क्लियोपेट्रा की नज़रें सल्तनत रोम के तख्त पर थीं। वो किसी भी तरह रोम के तख्त तक पहुंचना चाहती थी। क्लियोपेट्रा की जूलियस सीज़र के साथ पहली मुलाकात के बारे में एक रिवायत ये भी पाई जाती है कि अपने भाई से इख्तिलाफ़ात के दौरान क्लियोपेट्रा ने तख्त रोम तक पहुंचने के लिए एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया। ये मंसूबा उसकी जान भी ले सकता था। उसने अपने आप को एक कंबल में लपेटकर एक वफादार मुलाजिम को ताजर का रूप देकर शाह रोम के दरबार में पहुंचाया। जब मुलाजिम ने दरबार में कालीन खोला
तो उससे क्लोपत्रा बरामद हुई। क्लोपत्रा का हुस्न जमाल देखकर जूलियस सीजर दंग रह गया। ऐसे में एक सूरत यह भी थी कि जूलियस क्लोपत्रा को गिरफ्तार करके उसके भाई के हवाले कर देता और वह उसे कत्ल कर देता, मगर जूलियस ने क्लोपत्रा को अपने पास रख लिया और उसका साथ देने का वादा किया। क्लोपत्रा ने जल्द ही जूलियस सीजर को अपने हुस्न के जाल में मुकम्मल तौर पर फांस लिया। जूलियस सीजर से क्लोपत्रा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सिजारियन था। क्लोपत्रा ने जूलियस के साथ मिलकर अपने दुश्मनों का खात्मा किया, जिसमें इसका छोटा भाई और बहन भी शामिल थे। जूलियस क्लोपत्रा के साथ मिस्र चला गया और 2 साल तक वहीं क़याम किया। इस दौरान रोम के अमूर सल्तनत जूलियस सीजर का एक काबिल एतमाद साथी एंथोनी देखता रहा। कुछ अरसा बाद जूलियस वापस रोम आ गया और बहुत बड़ी बड़ी फतूहात समेटता रहा। जश्न फतह के मौका पर क्लोपत्रा भी रोम आ गई। इसी दौरान पोम्पी के हामियों ने फिर सर उठाया और जूलियस सीजर को कत्ल कर दिया। जूलियस के कत्ल के बाद क्लोपत्रा ने अपने बेटे सिजारियन को तख्त पर बिठाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उसने अपने हुस्न का इस्तेमाल करते हुए एंथोनी को भी अपने दाम में फंसा लिया। एंथोनी ने क्लोपत्रा के मंसूबे की तकमील का वादा किया और क्लोपत्रा को मुनासिब वक्त के इंतज़ार का कहकर वापस मिस्र भेज दिया। 40 कबल मसीह में एंथोनी से क्लोपत्रा के यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा हुए। एंथोनी की अपने बहनोई शाह आगडस से इख्तलाफात शुरू हो गए जो जंगो जिदाल तक पहुंच गए। जनरल ऑक्टावियन ने एंथोनी के खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मंसूबा साजी शुरू कर दी और उसने रोम पर हमला कर दिया। एंथोनी को शिकस्त हुई और क्लोपत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान एंथोनी को एक झूठी खबर पहुंचाई जाती है कि क्लोपत्रा इंतकाल कर गई है। क्लोपत्रा की वफ़ात की इतला मिलते ही एंथोनी अपने सीने में तलवार उतारकर खुदकुशी कर लेता है। जब क्लोपत्रा को एंथोनी की मौत की खबर मिलती है तो वो दिल बर्दाश्ता होकर एक सांप के ज़रिए अपने आप को डसवा कर खुदकुशी कर लेती है और यूं 12 अगस्त सन 30 कबल मसीह को क्लोपत्रा के इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ और तारीख़ का एक और बाब बंद हो गया। एक रिवायत ये भी मौजूद है कि क्लोपत्रा ने ऑक्टेवियन से मरासम बढ़ाने की कोशिश की मगर नाकाम रही और उसने ऑक्टेवियन के साथ मिलकर एंथोनी के कत्ल का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचाया और बाद में कुछ भी हाथ न आने की वजह से खुदकुशी कर ली। बाद अज़ां तारीख़ के माहिर जर्मन प्रोफेसर क्रिस्टोफर शेफर ने तहकीक के बाद इस बात को रद्द कर दिया कि क्लोपत्रा की मौत सांप के डसने से हुई थी, बल्कि उसके मुताबिक उसकी मौत एक जहरीला महलूल पीने से हुई थी। क्लोपत्रा को एक तारीखी हकीकत मानते हुए बहुत से अदीबों ने ड्रामे और नावल्स भी तहरीर किए, जिनमें शेक्सपियर का नावल एंथोनी एंड क्लोपत्रा, जॉन राइडिंग की तहरीर ऑल फॉर लव और बर्नार्ड शॉ के सीजर एंड क्लोपत्रा नावल इंतहाई नुमायां हैं। नाज़रीन, क्लोपत्रा के इक़्तिदार के ज़वाल पजीर होने के साथ ही मिस्र में फ़िरौनों का सिलसिला ख़त्म हो गया और मिस्र रूम के ज़ेर तसल्लुत चला गया और उसे रोम के एक सूबे की हैसियत हासिल हुई। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।